हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी 2 दिन पहले यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। उसमें जो हमारा फिजिक्स का पेपर तय होना हुआ है वो है 27 फरवरी 2026 को। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू की है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सीरीज, और 27 फरवरी को टारगेट करते हुए मैं आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज चैप्टर यूनिट के हिसाब से कराऊंगा। और मेरा ये यकीन नहीं, मैं दावे से कहता हूं, अगर आप हमारी ये प्लेलिस्ट पे हमारी ये सीरीज देख लेते हैं आकर, तो फिजिक्स में आपके 70 में से 70 नंबर 100% आएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने आपसे ये वादा नहीं बल्कि मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पर आके अगर हमारी ये सीरीज देख लेते हैं, आप न्यूमेरिकल की, डेरिवेशन की, हम अलग अलग सीरीज बना रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं तो फिजिक्स में आपके 70 में से 70 मार्क्स 100% आएंगे। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज का जो पहला लेक्चर है उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम आज जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो हमारी जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक यूपी बोर्ड में आते रहे हैं और फिर इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है, उन क्वेश्चनों का संकलन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और मैं उनको 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखो, आप इसको सीखें, आप हमारी ये वीडियो जरूर देखकर एग्जाम में जाएं। और मेरा ये दावा है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप जाएंगे तो पेपर को देखकर एक बार मुस्कुराएंगे जरूर। तो चलिए मुस्कुराने की हम तैयारी करते हैं। देखें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर 5 लिख रखे हैं, मैं इनको सॉल्व करता हूँ। देखें आप, क्वेश्चन नंबर पहला ये है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। यह क्वेश्चन वो दूसरी तरह से पूछते हैं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए हमने पढ़ा था थ्योरी में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है Q = N × E। Q है किसी वस्तु पर आवेश और N है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इस जो स्मॉल e है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारे बेस्ड है। तो चलिए इसको कर रहे हैं। हमें दिया है एक कूलम आवेश, तो जो आवेश हमें दिया होता है उसको हम लोग Q मानते हैं। अब आवेश के लिए आप फ्री हैं, चाहे इसको कैपिटल Q माने या स्मॉल q माने, तो जो आवेश हमें दिया होता है उस आवेश को हम लोग Q मानते हैं। यानी हमें आवेश दे रखा है एक कूलम, तो यानी Q = हमें इसका मान कितना दे रखा है, एक कूलम। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n मानते हैं, नंबर, यानी n = ? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन का खुद का आवेश होता है जिसको हम कहते हैं मूलभूत आवेश, मौलिक आवेश या एलिमेंट्री चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश के खुद का, यानी उसका एक खुद का चिन्ह है, उसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल e से, और इसका मान फिक्स है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैसे नेगेटिव में होता है, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, उसकी प्रकृति से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। देखिए, जो आवेश हमें दिया होता है उसको हम लोग Q मानते हैं। Q = हमें एक कूलम क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n मानते हैं, नंबर है, और ये E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ये फिक्स है, ये हमेशा इतना ही लगता है। अब देखिए QNE में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा आवेश का क्वांटीकरण। Q = हमारा सूत्र होता है N × E। अब हमें मान किसका चाहिए, N का, तो E हमारा गुणा में इसका पक्षांतर कर दें। देखिए हम यहाँ से अगर N का मान निकालेंगे, N का, तो N को आप यहाँ रोक लीजिए, E गुणा में भाग में आ जाएगा, Q के डिवाइड में आएगा। यहाँ से अगर हम N = लिखें तो N = मेरा आ जाएगा Q/E। अब बारी है मान रखने की, तो देखिए Q का मान हमारा कितना क्वेश्चन में दिया है, एक कूलम। E का मान इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में देखो दिया नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19। देखें जरा कैलकुलेशन को, देखिए हम इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा। अब गौर करें, अंश में देखो है मेरा 10 और हर में है मेरा, देखिए ये पॉइंट हट गई, 16 रह गया। 10⁻⁻19 को ऊपर ले आइए। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन का कंसेप्ट है, जब घातों को हम हमेशा कभी हर में नहीं रखते, उनको अंश में लाते हैं। जब -19 जब अंश में आएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे, यानी यहाँ बचेगा मेरा 10⁻19। अब देखिए कोई तो करेगा कि 10 में 16 से भाग देगा, नॉर्मल स्टूडेंट यही करेगा, लेकिन अगर हमारे पास घातें प्लस की हैं तो हम यहाँ पर अगर 1 0 से दे दें तो 10 के बजाय ये 100 हो जाएगा।
100 में हम 16 से आसानी से भाग दे सकते हैं। देखिए तरीका अपने अपने हैं, अंश हमेशा बड़ा रखें, भाग देने में आसानी होगी। तो अगर हमारे पास यहाँ घाते 19 से हम एक जीरो से दे दें तो ये मेरा हो जाएगा 100 और नीचे है मेरा 16 गुणा 10 की घात, एक जीरो हमने ऑलरेडी इसको दे दिया 10 को, तो यहाँ पर घात एक कम हो गई होगी, यानी यहाँ हो गया मेरा 10 की घात 18। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग n की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी n चल रहा है, n इज इक्वल टू 16 का भाग दे दो इसमें। देखो मैं डिवाइड दे रहा हूँ, 16 छक्के 96, 6 बार जाएगा 16 छक्के 96 और फिर जाएगा 16 दूनी 32 और फिर 16 पंजे 80, भाग देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात कितनी है हमारी 18। तो आप देख सकते हैं यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आई है n इज इक्वल टू वो हमारी आई है कितनी 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमें पूरी तरह से मिल गया। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आएगा। इसी पर आधारित ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए इसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये दूसरा हमारा, एक चालक पर 8.0 यानी ये 8 ही लिखा है, 8 गुणा 10 की घात -7 कूलम ऋणावेश है। आवेश उस पर कैसा है? ऋणावेश। सुनते रहे ना। फिर आगे लिखा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ध्यान रखें जब भी ये पूछे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n मानते हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n पूछा है। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं, एक चालक पर इतने कूलम आवेश है तो चालक पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम लोग Q मानते हैं, यानी जो आवेश किसी चालक पर हमें दिया होता है उस आवेश को हम Q मानते हैं और Q का मान हमारा ये दिया हुआ है, ये 8.0 तो वो 8 ही लिखा है, 0.0 का कोई मतलब नहीं है। 8 गुणा 10 की घात -7 तो Q का मान हमें दिया है 8 गुणा 10 की घात -7 कूलम। फिर पूछा है इस पर ये ऋणावेश है, मतलब ये जो आवेश दिया हुआ है वो हमारा कैसा ऋणावेश है, मतलब वो नेगेटिव का है। अब आप ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे ये तो हम निकालेंगे, लेकिन अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ध्यान रखें अगर किसी वस्तु पर धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा उसने, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो उस पर धनावेश की कमी होगी, ऋणावेश की कमी होगी। लेकिन अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है, ऋणावेश कब आया होगा? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगी तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यानी इस क्वेश्चन को करने से पहले ये तो मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अब कितने होंगे ये हम न्यूमेरिकली वैल्यू न्यूमेरिकल से इसको निकालेंगे। तो देखिए Q बराबर हमें दिया हुआ ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में होने की वजह से हमने ये कंफर्म पहले ही बता दिया कि उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अब कितने होंगे वो हम इस सूत्र से निकालेंगे, Q बराबर Ne से। तो Q का मान हमें दिया है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है कम है, मतलब हमसे पूछिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछी है, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन का खुद का आवेश, उसका खुद का चिन्ह है स्मॉल e, उसका मान हमें याद होना चाहिए, वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सुनिए जो Q है वो है वस्तु पर दिया गया आवेश, जो स्मॉल e होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का खुद का अपना चिन्ह है, इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल e से। अब देखिए Q एन ई में तो एक ही रिलेशन है, कौन सा? आवेश का क्वांटिटी ग्राड यानी Q इक्वल टू एन ई, ये भी हम लगा रहे हैं। तो देखिए हमारा सूत्र Q इक्वल टू एन इंटू ई से, अब हमें मान n का चाहिए तो n इक्वल टू ई का इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए e का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन ई। सुनिए इधर Q का मान लगा दो, Q का मान हमारा कितना है? Q का मान है 8 गुणा 10 की घात -7 और बट्टे E जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये आपको याद होना चाहिए, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखें इधर हम अगर इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 80 है नीचे 16 है, 16 से 80 पूरे पूरे कट जाएंगे, 16 पंजे 80 होते हैं, पाड़ा याद होना चाहिए आपको, 16 पंजे 80। देखिए यहाँ पर बच्चा हमारा 5 गुणा, देखिए -19 को अंश में लाएंगे जब हम, तो -19 जब अंश में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 19 प्लस का 7 माइनस के, तो एक प्लस माइनस की वजह से घटेगा, 19 में से 7 जाएंगे 12 बचेंगे प्लस के, आसानी से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर -19 को हम अंश में लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, अब 19 प्लस के 7 माइनस के, तो 19 में से 7 घट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा गुणा 10 की घात 12। 19 में से 7 जाएंगे 12 बचेंगे, वो भी किसके? प्लस के। तो यानी यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? n इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई 5 गुणा 10 की घात 12। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है। अब उस वस्तु पर ऋणावेश है, जब किसी वस्तु पर ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की
अधिकता हो गई, यानी इस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो हम इसको अधिकता कह सकते हैं, एक्सेस है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस पर। तो दूसरा आंसर हमारे सामने है। अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखो हमें लिखा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह का दिया हो, परमाणु क्रमांक दिया हो, परमाणु भार दिया हो, तो फिर हमने क्या पूछा, आवेश पूछा, तो इसको हम किस तरह से करते हैं। देखें यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक को हम लोग Z मानते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर को, और परमाणु भार को A यानी द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं। तो Z को परमाणु क्रमांक मानते हैं, इसमें Z का मान हमें दिया है 7, यानी इसका परमाणु क्रमांक हमें कितना दिया है, 7। और अगर किसी तत्व का हमें परमाणु क्रमांक पता है तो उसका आवेश निकालने का हमें सूत्र पता होना चाहिए। Q इक्वल टू मेरा होता है Z इंटू ई, वैसे प्लस माइनस में होता है, हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं। Q इक्वल टू Z इंटू ई होता है, इस सूत्र से निकालते हैं। Z है परमाणु क्रमांक और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए इस क्वेश्चन में Z का मान तो हमें 7 दिया है और E का मान हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 के कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम पिछली बार 2 बार लगा चुके हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इसमें लगाएंगे तो हमें आवेश मिल जाएगा। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब आवेश पूछा, Q का मान पूछा है, तो Q इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है हमारी, 7, तो 7 लगाया इंटू ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। बड़ा आसान है, किसी भी तत्व का अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है तो हम आवेश निकाल सकते हैं इस सूत्र से। Q इक्वल टू Z इंटू ई सूत्र लगाकर हम किसी भी तत्व पर आवेश निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सोने का, चांदी का, पूरी आवेश साड़ी में किसी भी तत्व का निकल आएगा, बस हमें परमाणु क्रमांक बताओ। तो देखिए गुणा कर दें, Q इक्वल टू 16 का पारा आपको याद होगा, 16 सत्ते होते हैं 112, तो 0.1 अंक बाद मतलब यहाँ आ जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा 11.2 और गुणा 10 की घात माइनस 19 ये आ जाएगा कूलाम में। हम चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम आंसर बिल्कुल परफेक्ट लिखते हैं। ये दशमलव यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए, यानी 1 अंक बाद होना चाहिए दशमलव, संख्या में दशमलव जरूरी होना चाहिए आंसर में, यानी 1 अंक के बाद, यानी यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ होना चाहिए, 1 अंक के दाईं ओर होना चाहिए। तो जब हम दशमलव को इधर लाएंगे, और आपको ध्यान रखना जब भी दशमलव को हम बाईं ओर लाते हैं, लेफ्ट में आते हैं, तो जितने अंक इधर आते हैं उतनी घातें जोड़ देते हैं, और राइट में अगर जाते हैं तो उतनी घातें घटा देते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, Q इक्वल टू 1.12। देखिए हमने क्या किया, इस दशमलव को पहले लिख दिया है 1 अंक, 1.12 गुणा 10 की घात। अब देखिए अब 1 अंक इधर आए तो मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे। अब माइनस 19 में 1 जोड़ोगे तो घट जाएगा, इरादा तो जोड़ने का था पर क्या करें, घट गया, कोई बात नहीं। हम 1 अंक इधर आएंगे तो माइनस 19 में 1 जोड़ेंगे, अब माइनस 19 प्लस 1 तो घट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 18 और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। यानी हमने बता दिया 7n14, यानी ये नाइट्रोजन है, 7 उसका परमाणु क्रमांक है, 14 उसका परमाणु भार है, यानी नाइट्रोजन के नाभिक पर कितना आवेश होगा, 1.12 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये दिया है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, इसको हम कैपिटल K मानते हैं या फिर एप्सिलॉन R मानते हैं, इसका मान दिया 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछिए। तो कोई बात नहीं, निकालेंगे। अब हमें पता होना चाहिए, हमें क्या मालूम होना चाहिए, जो हमारा परावैद्युतांक दिया है, परावैद्युतांक को हम मानते हैं कैपिटल K। जल का परावैद्युतांक दिया हमें 81, तो यानी कैपिटल K का मान हमें दिया है 81। क्या पूछा है, निरपेक्ष वैद्युशीलता। निरपेक्ष वैद्युशीलता मतलब किसी माध्यम की होती है, ये कोई भी माध्यम हो सकता है वायु निर्वात को छोड़कर। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसका मान हमसे पूछा है। निरपेक्ष वैद्युशीलता को हम लोग मानते हैं एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और देखें जो हमारी निर्वात की वैद्युशीलता उसे मानते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की वैद्युशीलता को हम लोग मानते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, कूलाम के नियम ने हमने बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ा है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक ये होता है। देखिए कूलाम के नियम से ये मान हमें याद होता है, वरना बोर्ड के एग्जाम में तो पेपर में भी दिया होता है ये मान। फिलहाल हमें याद होना चाहिए, हम तो अपने स्टूडेंट को याद करवा देते हैं। यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है क्या,
इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब जहां कोई भी माध्यम नहीं है उसके लिए वैद्युतशीलता इतनी होती है, उसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और ये क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और के में एक रिलेशन होता है, हम उसको लगाते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट, के हमारा परावर्तांक है और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। जब हम इसमें मान लगाएंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के का मान है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसका मान हमें याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12। सुने इधर, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आता है 716.85। देखिए आप बड़े आराम से इसका गुणा कर सकते हैं, इतना ही आएगा। हम तो बार बार करते रहते हैं तो हमारी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है। यानी 81 का जब हम 8.85 से गुणा करेंगे तो ये आता है 716.85 गुणा 10 की घात -12। सुनिए इधर, ये रूल है, लास्ट वाला अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाला अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें आगे वाले को बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हमने दो काम किए। देखिए एक तो ये है दशमलव हम यहाँ लाए, दशमलव हम 2 अंक पहले लाएंगे, यानी दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे 7 के बाद, दशमलव यानी होना चाहिए दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, यानी उसको हम लिख सकते हैं 7.16। चलो अब की बार छोड़ देंगे 16, और ये लिखा है 85 गुणा 10 की घात। सुने, हम दशमलव 2 अंक इधर आए, जब भी हम दशमलव के बाईं ओर आते तो उतना ही जोड़ते हैं। अब इधर 2 अंक आए तो -12 में 2 जोड़ देंगे, -12 में 2 जोड़ोगे तो घट जाएगा, -12 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ रह जाएगा ओनली मेरा -10। देखिए -12 में 2 जोड़ोगे तो -12 + 2 तो -10 आएगा। अब देखिए हम चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, वरना हम यहाँ पर एक स्टेप में और आगे लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये रूल है, दशमलव के बाद देखें यहाँ पर 4 अंक हैं, यानी 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। हम 4 ही 8 5 को छोड़ना छूट जाएगा। ये रूल है, लास्ट वाला जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसे छोड़ते तो है, लेकिन आगे वाले को बढ़ा देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.1। अब देखिए 6 को हमें कितना करना पड़ेगा? 7। 6 को हमने कर दिया 7 और 8 5 को छोड़ दिया है, गुणा 10 की घात -10, और इसका मात्रक भी वही रहेगा जो इसका है कि क्या है हमारा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने बड़ी आसानी से उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकाल ली। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, और ये क्वेश्चन हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो इसको कर रहे हैं। लिखा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, यानी पूर्व दिशा की ओर लगा हुआ है। फिर आगे लिखा है इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मैंने बताया था आपको दूसरे क्वेश्चन में, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो वस्तु ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। फिर पूछा इस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाण तो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, लेकिन दिशा हम इसको बगैर किए ही बता सकते हैं। थ्योरी में कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले उन्हें आप जरूर देख लेना। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर बाई चैप्टर। फिलहाल यहाँ पर लौट के आए, देखिए यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो वस्तु ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक वस्तु पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र क्वेश्चन में दिया है पूर्व की ओर है, तो जाहिर सी बात है बल किधर लगेगा? पश्चिम की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किए बगैर हमने बल की दिशा बता दी, बल पश्चिम की ओर लगेगा। कितना लगेगा उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखें यहाँ पर तो लिखा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शाते हैं समांतर रेखाओं से, और पूर्व की ओर देखो इसको बना दे रहे हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए। अगर हम इस तरह से समांतर रेखाएं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र इस जगह पर एक समान है, और वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई मानते हैं और सदिश राशि तो इस पर लगा देते हैं वेक्टर। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, और ये दिशा नक्शे में हम पूर्व मानते हैं। देखा मैप पे ये पूर्व होता है, ये पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उस आधार पर हमने बना दिया है कि वैद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई मानते हैं, और ई का मान हमें कितना दिया? 1000। ये क्वेश्चन में दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 1000 न्यूटन प्रति कूलम का जो वैद्युत क्षेत्र है वो पूर्व की ओर लग रहा है। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है, तो हमने मान लिया यहाँ पर ये कोई वस्तु स्थित है,
और जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो कमी हो मतलब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो 100% वो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। और ऋणावेशित वस्तु पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। अब वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है तो वैद्युत बल लगेगा पश्चिम की ओर, यानी इधर की ओर लगेगा, एफ का मान इधर होगा। अब कितना होगा उसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए कर रहे हैं। देखिए ई का मान तो हमें दिया 1000 न्यूटन पर कूलम, तो एन ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो एन का मान हो गया मेरा 10 की घात 6। 10 की घात 6 क्या पूछा, इस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा, तो दिशा तो हमने पहले ही बता दी है, फिर बता देंगे। इसका परिमाण बताइए, वैद्युत बल को मानते हैं एफ, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें इसकी दिशा भी बतानी है। क्या बतानी है इसकी दिशा, तो दिशा भी बता देंगे। सुनिए इधर वैद्युत क्षेत्र दिया है 1000, ई बराबर इसको मानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही मानते हैं, ये पूर्व की ओर है तो हमने बना भी दिया है। कह रहे हैं इसमें ऐसी वस्तु स्थित है, तो हमने मान ली ये वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन मानते हैं, तो एन इक्वल टू मेरा होगा 10 की घात 6। अब वो वस्तु जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित होगी, और ऋणावेशित वस्तु अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है तो वैद्युत बल की जो एफ की दिशा होगी वो पश्चिम की ओर होगी, यानी वो पूर्व है तो ये दिशा कौन सी होगी हमारी, पश्चिम। पूर्व के जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है। तो एफ कैसे निकालेंगे, देखो हम बता रहे, तो वैद्युत बल का जो सूत्र होता है एफ इक्वल टू वो मेरा होता है क्यू इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल आवेश पर बल लगता है वैद्युत बल, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। ये कहां से आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है ई इक्वल टू मेरा होता है एफ अपॉन क्यू, तो वहां से एफ का मान निकालें तो क्यू ही हो जाएगा। अब क्यू दिया नहीं है, जब क्यू नहीं दिया तो क्यू की जगह हम लोग, अगर हमें क्यू पता है तो हम इस सूत्र से आवेश निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक संख्या पता है तो क्यू बराबर एन ई से हम लोग आवेश निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है हमारा एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई। तो लगाइए एफ इक्वल टू, इस क्यू को हटा दीजिए, यानी जो ये हमारा क्यू है ये इस जगह पे हमने लगा दिया एन इंटू ई, और यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा पीछे कैपिटल ई। अब देखिए बड़ा आसान है, एन का मान हमें दिया है 10 की घात 6, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान फिक्स है, हम 2-4 बार लगा चुके हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और ई का मान तो हमें दिया। चलिए लगाइए एफ इक्वल टू एन, एन का मान कितना हमारा 10 की घात 6, ये 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान 10 की घात 6 इंटू ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू कैपिटल ई का मान है हमारा 1000, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1000। गौर करें बड़ा आसान है, देखें अब कुछ बचा नहीं इसमें। ई इक्वल टू, देखिए संख्या केवल हमारी यही है तो 1.6 गुणा, अब घातें देख लीजिए, ये 10 की घात 6 है और 1000 का मतलब 10 की घात 3 प्लस का है, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 प्लस के 19 माइनस के, अब 19 में से 9 घटेंगे तो बचेगा हमारा 10 की घात -10। देखिए हमने एक बार में घटा दिया, 10 की घात 6 ही है और 1000 का मतलब है 10 की घात 3 प्लस का। अब 10 की घात 3 और 6 कितने हो गए, 10 की घात 9 प्लस के हो गए, और 10 की घात -19 के, 19 में से 9 घटेंगे 10 बचेंगे, 19 में से 9 जाएंगे 10 बचेंगे। और इस बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल कोई भी मात्रक न्यूटन होता है। अब इतना तो ये हो गया परिमाण, और दिशा किधर होगी, ये वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित कैसे है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो वस्तु ऋणावेशित होती है, और ऋणावेशित वस्तु पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है तो वैद्युत बल हमने जो निकाला वो किधर होगा हमारा, पश्चिम की ओर, तो यानी ये लग रहा होगा वेस्ट की ओर, तो यानी इसकी जो दिशा हो गई वो हमारी क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से इन 5 क्वेश्चन को कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान पूछा है, और जो नाभिक दिया है वो हमें हीलियम का दिया है, और उससे कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र होता है E = kq/r²। उसकी सहायता से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए आवर्त सारणी से हम लोग जानते हैं जो हीलियम होता है, हीलियम
हीलियम को He से नोट करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। देखिए हमें हीलियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक अगर हमें किसी तत्व का मालूम है तो हम उस तत्व पर आवेश निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये परमाणु क्रमांक इसका 2 है और परमाणु भार 4 है। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से दर्शाते हैं। क्या मानते हैं परमाणु क्रमांक को? Z, यानी Z की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें 2 दे रखी है, यानी परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 2। अगर हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो हम उस पर आवेश इस सूत्र से बता सकते हैं, Q इक्वल टू सूत्र होता है मेरा प्लस माइनस ZE। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो Q इक्वल टू सूत्र लगा देते हैं Z इंटू E। अब देखें यहाँ पर Z क्या है और E क्या है, तो Q इक्वल टू Z है वो परमाणु क्रमांक, हीलियम का परमाणु क्रमांक के लिए इसका Z का मान कितना है? 2। और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये नेगेटिव में होता है। हम यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति नहीं लगाते। तो E की वैल्यू हम लगा लेंगे। E की वैल्यू कितनी है हमारी? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो देखिए यहाँ से हम Q का जब मान निकालेंगे तो आवेश हमें मिल जाएगा। ये 1.6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी यहाँ आ जाएगा मेरा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। यानी हीलियम पर जो आवेश निकल आया वो हमें पता कर लिया, वो कितना हमारा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये हीलियम पर चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब जैसे ये हीलियम रखा हुआ है तो उससे कुछ दूरी पर डिस्टेंस को हम लोग R मानते हैं, और R का मान हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी यहाँ पर मैं कोई बिंदु मान लेंगे, इस P बिंदु पर हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E मानते हैं, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो हीलियम है वो हमारा एक बिंदु आवेश के जैसे कार्य करेगा, और किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इसमें लगेगा, वो हमारा होता है, डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, आप चाहे हमारी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, E इक्वल टू KQ/R²। और ये डेरिवेशन हमने दो तरीके से किया, एक बार किया कूलाम के नियम से, और इसको हमने गॉस के नियम से भी प्रूफ किया है। आप हमारी प्लेस पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है, दूरी हमें एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में हम वैल्यू कभी भी नहीं लगाते, तो R का मान जो है हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर देंगे। अब हमें ये मान पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। एक्चुअली क्या है, दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया तो हमें रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। एक एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अब एक एंगस्ट्रॉम में मीटर होते हैं 10 की घात माइनस 10 मीटर, यानी अगर हम एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 से गुणा कर दें तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। तो कहने का मतलब ये है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। अब सवाल आपका ये बन गया, आवेश Q है, दूरी R है और आपको तीव्रता बतानी है। तो किसी बिंदु आवेश यहाँ पर हीलियम है, उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी आवेश से बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू KQ/R²। ये होता है E इक्वल टू KQ/R²। देखें यहाँ पर K क्या है, K है कूलाम नियतांक, और कूलाम नियतांक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है। कूलाम नियतांक का मान लगाएं, कूलाम नियतांक का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। देखिए कूलाम नियतांक का मान है, K है कूलाम नियतांक, और इसका मान होता है 1/4πε0, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q हीलियम पर जो आवेश है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हीलियम पर आवेश कितना है सामने रखा है ऊपर, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 और अपॉन R²। R का मान कितना है 10 की घात माइनस 10, तो हमने लिखा R का मान कितना है 10 की घात माइनस 10, और यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हमने भी क्या कर दिया स्क्वायर। देखें इधर, यानी E इक्वल टू, अब सुने हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी ये 32 समझ लें आप, ये 9 समझ लें, यानी 3.2 में 9 से गुणा करिए। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी यहाँ हो जाएगा 288, और दशमलव हो जाएगा, एक अंक बाद यहाँ आ जाएगा। यानी जब आप 32 का 9 से गुणा करेंगे तो 288 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव तो हमने लगा दिया गुणा। अब घात देखिए, घात देखो मैं एक बार में घटाऊंगा, यहाँ घात के ऊपर घात है, जब घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा मेरा 10 की घात 10 दूनी 20, यानी ये मेरा हर में लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 20। अब 10 की घात जब माइनस 20 को जब हम अंश में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 20 और 9 कितने हो गए 29, कितने हो गए 29। अब 29 प्लस के हैं और 19 माइनस के हैं, 29 में से 19 घटाओगे 10 बचेंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, घात के ऊपर घात यहाँ गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी यहाँ हर में घात है हमारी 10 की घात माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो अब 10 की घात माइनस 20 जब हम अंश में लाएंगे
तो चिन्ह बदलेगा, प्लस की हो जाएगी। अब 10 की घात 20 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 29। अब 29 घातें प्लस की है, 19 माइनस की है। जब 29 में से 19 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा मेरा 10 की घात 10, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 29 घातें प्लस की बड़ी हैं, 19 छोटी हैं। हो गया। अब चाहे तो हम इतना सोच सकते हैं, वरना देखें हम एक स्टेप और इसमें लिख सकते हैं, ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये निकाल रहे हैं, ई इक्वल टू, ये दशमलव यहाँ है, फिजिक्स का रूल है दशमलव होना तो चाहिए लेकिन एक अंक के दाईं ओर इधर होना चाहिए। जब भी हम दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो हम जितने अंक इधर आते हैं उस संख्या की में हम उतनी घातें जोड़ देते हैं, 10 की घात उतनी जोड़ देते हैं। यानी ये दशमलव हम 8 से पहले लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 2.88 गुणा 10 की घात। अब देखिए हम एक अंक बाईं ओर आए, लेफ्ट में आए, तो जब हम एक अंक बाईं ओर आएंगे तो 10 की घात में जो है उसमें एक जोड़ देंगे। अब 10 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। तो यानी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दूरी पर कितनी हो जाएगी 2.88 गुणा 10 की घात 11। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम, और या फिर हम लगा सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो अब हमें पता चल गया हीलियम नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 2.88 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये लिखा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। क्वेश्चन उन्होंने पहले ही कर दिया, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछा है। फिर आगे लिखा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें एक सिंगर का शेर याद आ रहा है कि मुश्किल होता है जब खामोश रह के सवाल पूछ लेते हैं। वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब देखिए इसमें हमें भी कुछ वैल्यू देनी रखी है और क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने हिंट हमें दे रखी है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोगों को पता होना चाहिए। सुनिए कोई बात नहीं, इसको निकालेंगे। ये लिखा उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो पहली लाइन में सीधा कह दिया उन्होंने वैद्युत क्षेत्र बताइए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई मानते हैं, यानी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। इस लाइन को पढ़िए आप, उसके भार के बराबर क्या काम करता है वैद्युत बल। यानी हमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भार है वो किसके बराबर है वैद्युत बल के। इलेक्ट्रॉन पर जो भार कार्य कर रहा है वो उस पर लगने वाले वैद्युत बल के कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन में कंडीशन हमें दे रखी है, हम इसी को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है जो भार है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर भार है वो बराबर है किसके वैद्युत बल के। अब यहां पर गौर करें, भार का जो सूत्र होता है, भार का जो सूत्र होता है वो मेरा होता है m/g। किसी वस्तु के भार का ही सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण इक्वल टू, और q आवेश पर जो वैद्युत बल का सूत्र होता है, किसी q आवेश पर लगने वाले जो वैद्युत बल का सूत्र है वो F इक्वल टू q इंटू ई होता है। क्या होता है q इंटू ई। अब यहां से देखिए हमें e का मान चाहिए, तो q हमारा गुणा में इसको भाग में भेज दीजिए, यानी यहां बन जाएगा हमारा mg अपॉन q और इक्वल टू यहां हो जाएगा हमारा e। अब सुने, इससे आगे हम इधर कर रहे हैं, सुने इधर, इससे आगे हमें किसका मान चाहिए e का, तो हम इसको RHS में लिख दे रहे हैं। तो e इक्वल टू, यहाँ देखें e इक्वल टू हमारा लिखा है mg अपॉन q। m है द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान। अब आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो m इक्वल टू वो फिक्स है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया नहीं है, ये हम पहले चैप्टर से पढ़ते आए हैं, थ्योरी से हमने पढ़ा है। इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, किसकी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको हम Q या फिर E मानते हैं, उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। देखिए इलेक्ट्रॉन दे रखा है उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जी का मान तो फिक्स है। जी का मान हम कितना लगाते हैं 9.8, यानी स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसका मान कितना लगाएंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आप इसका मान 10 भी लगा सकते हैं, कई बार लगाते भी है। अब सुने, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए ई का मान। तो कोई बात नहीं, देखिए हम यहाँ से ई निकालेंगे, ई इक्वल टू इसमें लगाएंगे m उसका द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 इंटू जी का मान है हमारा 9.8, ये भी फिक्स है, अपॉन q है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है, इसको हम QE मानते, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम।
सुनिए, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन देखें। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया, यानी ऊपर बचा 91, नीचे बचा 16, यहाँ बचा 9.8। अब हम क्या कर रहे हैं, 91 का गुणा कर रहे हैं 9.8 से। सुने यहाँ पर, तो हमने जब 91 का गुणा 9.8 से किया, सुने, जब हम 91 का गुणा 9.8 से करेंगे, आप इसको आराम से कर लेना, इसका गुणा आता है 891.8। देखिए हमारी तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, हम कई बार करते रहते हैं तो हमें इसकी कैलकुलेशन पता है। 9.8 का जब 91 से गुणा करेंगे तो 891.8 आएगा, और बट्टे हर में लिखा है मेरा 16 गुणा। अब घात देखिए, -19 को ऊपर ले आइए, -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 31 में से 19 घटाओ, अब -31 से 19 प्लस के होंगे। सुनिए, इस -19 को जब हम अंश में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 की घात -31 और प्लस 10 की घात 19। अब 31 में से 19 को घटाइए, जब हम 31 में से 19 को घटाएंगे, फिर यहाँ 11 में से 9 जाएगा तो हमारा 2 यानी 12 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा हमारा 10 की घात -12। कितना बचेगा, 10 की घात -12। अब सुनना, कैपिटल E इक्वल टू आंसर आने वाला है 16 का इसमें भाग दे दो। तो देखिए जब हम 16 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 पंजे 80, फिर 5 बार जाएगा, 16 पंजे 80 दशमलव, फिर जाएगा 16 सत्ते 112, यानी 55.7 के करीब आएगा ये मान। तो यानी ई का मान जब हमने 8 से 91.8 में 16 से भाग दिया तो मेरा आ गया, कितना आ गया, 55.7 गुणा 10 की घात -12। आप चाहे इतना छोड़ सकते हैं, वरना हमने आपको बताया हम एक अंक दशमलव इधर लाते हैं, यानी एक अंक बाईं ओर होना चाहिए, एक अंक के दाईं ओर होना चाहिए, दशमलव यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको हम जब यहाँ लाएंगे तो जब हम एक अंक बाईं ओर आएंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। जब -12 में एक जोड़ेंगे तो वो घट जाएगा, यानी -11 रह जाएगा, यानी इस दशमलव को हम 5 से पहले ले सकते हैं। तो यानी इसका मान आ गया 5.57 गुणा 10 की घात, सुनिए 10 की घात, जब हम इस दशमलव को इधर आए, एक अंक इधर आएंगे तो उसमें एक जोड़ेंगे, -12 में एक जोड़ोगे तो घट जाएगा। वो कहते हैं इरादा तो जोड़ने का था पर क्या करें, घट गया। तो -12 में एक जोड़ोगे, यहाँ रह जाएगा मेरा -11। ये आपका फाइनल आंसर है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये किस में आएगी, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर में। तो आप देख सकते हैं उस जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य कर रहा है, उस केस में वैद्युत क्षेत्र का मान हमारा होगा 5.57 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लिखा है 2 बिंदु आवेश, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये बहुत बार आया है। 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 2 बिंदु आवेश हैं, एक है 9e दूसरा है +e, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है इनके बीच Q आवेश, यानी तीसरा और आवेश है वो प्लस का है, +Q आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यानी 2 आवेश हैं, एक आवेश है हमारा +9e और दूसरा आवेश है +e, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है 2 बिंदु आवेश +9e ये तथा +e ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो पहली लाइन को पढ़ के हमने इतना बना लिया। फिर आगे लिखा हुआ है इनके बीच में कोई तीसरा आवेश ला रहे हैं, उस तीसरे आवेश का नाम क्या है, Q। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि तीसरा आवेश कहाँ रखें। उन्होंने पूछा है कि इनके बीच में तीसरे आवेश Q को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। अब देखना, हम मान के चल रहे हैं पहला आवेश हमारा ये कौन सा है, 9e है, तो हमने ये मान लिया 9e आवेश से कुछ दूरी पर, हमने कुछ दूरी मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने मान लिया यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक बिंदु मान लिया P, इस P बिंदु पर हमने क्या कर दिया, इस Q आवेश को रख दिया। अब जैसे हम यहाँ पर Q आवेश को रखेंगे ये बीच में रुकेगा नहीं, नॉर्मली क्यों नहीं रुकेगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो पहला आवेश जो 9e है वो इसको प्रतिगत करेगा उधर की ओर, यानी ये 9e आवेश इसको धक्का देगा इधर की ओर, तुम उधर जाओ, क्यों, ये प्लस है ये प्लस है, इसको नॉर्मली रोकने नहीं देगा। 9e आवेश इस Q को प्रतिकर्षित करेगा दाईं ओर, यानी जो बल इधर लग रहा है उस बल का नाम दे दिया हमने F1। क्या नाम दे दिया, F1। अब ये भी तो प्लस का है, ये जो E आवेश है ये भी प्लस का और Q आवेश ये भी प्लस का, तो E आवेश इसको प्रतिष्ठित करेगा इधर हमारी तरफ बाईं ओर, यानी ये इसको इधर धक्का देगा और उस बल का हमने नाम क्या दे दिया, F2।
अब आप खुद देखिए ये Q आवेश इस P बिंदु पर कब रुका रहेगा, जब F1 और F2 दोनों बल कैसे हो, बराबर। आप खुद सोचिए, देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे ये समझिए, हमारे सामने ये कोई वस्तु है, हम इसको इधर बल लगा रहे हैं F1 और इधर बल लगा रहे हैं F2। अगर दोनों को बराबर लगाएं, यानी अगर हम F1 जो इधर से लग रहा है और F2 जो इधर से लग रहा है, दोनों बल बराबर लगाए, तो ये क्या कहीं वस्तु जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, मतलब वो संतुलित होगी। तो संतुलन की कंडीशन में क्या होगा, ये जो F1 है जो 9E के द्वारा इस पर लग रहा है वो, और जो F2 है वो E के द्वारा इस पर लग रहा है वो, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। जब बराबर होंगे तो इसी कंडीशन को मानते हुए हम इसको करेंगे। एक चीज़ और देखिए, जब हमने यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x मान ली है, तो पूरी डिस्टेंस हमारी है 16, तो इस P से लेकर E तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 16 माइनस x, यानी 16 माइनस x। सुने इधर, यहाँ पर क्या है, हमने ये मान लिया प्लस 9E आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर अगर हम Q आवेश को रख दें तो वो संतुलित हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में वो तभी होगा जब F1 और F2 दोनों कैसे हो, बराबर। F1 क्या है, 9E आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल, वो उधर लग रहा है, और F2 क्या है, प्लस E आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल, वो उधर लग रहा है। अब सिंपल सी बात है, Q आवेश पर दो बल लग रहे हैं, F1 उधर लग रहा है, यानी ये तो उसको उधर धक्का दे रहा है, और वो आवेश इसको इधर धक्का दे रहा है। अब वो बेचारा बीच में कब रुकेगा, देखना, E आवेश जो E उधर वाला वो इसको इधर धक्का दे रहा है F2 बल से, और प्लस 9E आवेश वो इसको इधर धक्का दे रहा है। अब ये बीच में कब रुकेगा, जब दोनों बल कैसे हो, बराबर। ये संतुलन में तभी होगा जब इधर से जो बल लग रहा है F1 और इधर से बल जो लग रहा है F2, दोनों कैसे हो, बराबर। जब बराबर होंगे, इसी कंडीशन को मानते हुए हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि संतुलन में हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट वही कंडीशन लगाएंगे, किसमें, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 बराबर किसके होगा, F2 के, यानी F1 जो पहले आवेश के द्वारा इस पे बल लग रहा है वो बराबर होगा जो दूसरा आवेश ES के द्वारा जो बल लग रहा है वो, ये दोनों बराबर होंगे तभी वो संतुलित होगा। अब हमें मान किसका निकालना है, मालूम, आवेश कहाँ रखा जाए, हमें x का मान निकालना है। हमने ये मान लिया प्लस 9E आवेश से x सेंटीमीटर दूरी पर अगर बिंदु P पर Q आवेश को रख दें तो वो संतुलित हो जाएगा। अब हमें ये दूरी बतानी है कि वो कितनी दूर रखा, मैंने इस आवेश से कितनी दूरी पर रखा है, कुल मिला के हमें x की वैल्यू निकाली। अब देखिए F1 क्या है, F1 है 9E और Q आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो हम कूलाम के नियम से पता करते हैं। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, कूलाम का नियम होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पर कूलाम नियतांक है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए F1 क्या है, 9E और Q के बीच लगने वाला बल। अब इसमें F1 हो जाएगा 9E, F2 हो जाएगा Q, और बीच की दूरी हो जाएगी हमारी x। इसको देखते हुए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो कूलाम का नियम लगा दिया हमने K। अब Q1 के लिए पहले केस में है हमारा 9E इंटू Q2 का मान है यहाँ पर Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमने कूलाम का नियम लगाया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2, अब F2 क्या है, F2 बल है किसके बीच का, Q और E के बीच का। E बल, इस पर Q पर जो बल लगा रहा है F2 वही तो है। अब पहला आवेश चाहे आप इसको मान लें तो हम पहला आवेश मान लेंगे E, दूसरा आवेश मान लेंगे Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 16 माइनस x। तो यहाँ भी कूलाम का नियम लगाएं। कूलाम का नियम क्या कहता है हमारा, K Q1 का मान हो गया हमारा E, Q2 का मान है हमारा Q, और अपॉन बीच की दूरी कितनी है इसकी, 16 माइनस x। देखिए पूरी डिस्टेंस 16 है, 16 में से जब ये x हो गई तो ये कितनी बची, 16 में से घटा दो, 16 माइनस x, तो यहाँ पर बीच की दूरी का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काटेंगे। क्या कट रहा है, K से K कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, क्या बचा, या 9 बचा अंश में, तो मैंने लिखा 9/x² इक्वल टू, ऊपर अंश में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर दो तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची का गुणा कर देंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें परफेक्ट नंबर आ रहा है या 9 आ रहा है, x² आ रहा है या इस पे वर्ग आ रहा है, तो अगर इस तरह की कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका है आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। क्या ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, देखें चमत्कार हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे
तो क्या होगा, वर्गमूल दोनों पे आएगा, दोनों पक्षों पर, इधर भी आएगा 9/x² 9/x² इजुकल टू इधर भी रूट आएगा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए बड़ा आसान है, अब तो 9 निकाल लो बाहर, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बन के बाहर निकल आया। x² जब बाहर निकलेगा तो ये x हो जाएगा, या फिर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। इजुकल टू 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है, अपॉन इस पे रूट आएगा, वर्ग से फिर वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 16 माइनस एक्स। क्या बचेगा 16 माइनस एक्स। देखिए बड़ा आसान है, 9 का 9 जो है वो 3 बन के बाहर निकला, 9 का वर्गमूल 3 होता है, x² का x होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये वर्ग और ऊपर रूट है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ओनली ये बचेगा। अब कैसे गुणा कर दो, 3 का गुणा इससे कर दो, तो देखो हम डायरेक्ट कर दे, 3 का गुणा इससे होगा, चलो अब की बार कर दे 3, और यहाँ पे लिखा है 16 माइनस एक्स इजुकल टू 3 का गुणा इससे करेंगे, एक्स का x से करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली मेरा x। बस देखिए 2 स्टेप और है, यानी इसके बाद आप इधर आ जाना। 3 का जब गुणा करेंगे तो 16 3 48, ये हो गया मेरा 16 3 48 माइनस 3 का जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इजुकल टू RHS में कितना चल रहा है हमारा x। तो अब क्या करेंगे 3x को उधर भेज दो, जब 3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर है मेरा 48 इजुकल टू x और प्लस 3x, तो क्या हो गया मेरा 48 इजुकल टू 3x और x, यानी x और 3x कितने हो गए हमारे 4x, तो x इजुकल टू मेरा आ गया 48/4, 4 से काट दो 4 1 4 4 दूनी 12 बार कट जाएगा, देख सकते हैं 4 से काट दिया, 4 1 4 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 12। जब x का मान आ गया 12 और इसका मात्रा क्या होगा हमारा सेंटीमीटर। अब हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया कि 9e आवेश से अगर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम इस बिंदु P पर q आवेश को रख देंगे तो वह संतुलन में होगा, मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बोलना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो आंसर हमने बता दिया है इस क्वेश्चन का, कितना आ गया 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ये लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हमने थ्योरी में पढ़ा है, इसको हम P से दर्शाते हैं, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। 2L है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और Q है उस ध्रुव का आवेश। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, चलिए इसको कर रहे हैं। देखें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या हमारा प्रोटॉन, और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब पूछा क्या है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग मानते हैं P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सुनिए एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम E नेगेटिव नोट कर देते हैं, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है हम थ्योरी से जानते हैं, प्लस में होता है ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए हमने पढ़ा है वैद्युत ध्रुव के बारे में। वैद्युत ध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो आवेश परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन प्रकृति में अलग अलग होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे समायोजन को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव बन गया, क्यों बन गया, ये आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये भी आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, दोनों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है और दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं, तो हमारे ये ध्रुव बन गया। क्या बन गया, वैद्युत ध्रुव बन गया। और वैद्युत ध्रुव में जो आवेशों के बीच की दूरी है उसको हम लोग 2L या फिर 2A मानते हैं। क्या मानते हैं, 2L या फिर 2A। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच जो दूरी हमें दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी 2L हो जाएगी, ध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी। तो इस दूरी को हम लोग मान लेंगे 2L। क्या मान लेंगे, 2L। ध्यान रखें वैद्युत ध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को 2L या फिर 2A माना गया है, तो उसी कॉन्सेप्ट है, इस दूरी को हमने 2L मान लिया। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है, ये एंगस्ट्रॉम में, ये किसमें हमारा एंगस्ट्रॉम में, किसमें होना चाहिए मीटर में। तो अभी इसमें हमने आपको बताया जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 0.53 गुणा, इस एंगस्ट्रॉम को हटा दो, ये खटकता है हमेशा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा कर दो, ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट मीटर में, बदल गया। अब सुनिए जो हमारा धनात्मक आवेश होता है, जो हमारा धनात्मक आवेश होता है उसे हम वैद्युत ध्रुव का आवेश कहते हैं, यानी Q का मान यहाँ पर मेरा हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस वाला है, प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये थ्योरी में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है, धनात्मक आवेश को ध्रुव का आवेश कहते हैं,
जैसे किसी ध्रुव का आवेश एक का है +5 माइक्रोकूलम, तो ये अंडरस्टूड है दूसरे का -5 माइक्रोकूलम होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम ध्रुव का आवेश कहते हैं। तो प्लस वाला हो गया हमारा Q, 2L हो गया आवेशों के बीच की दूरी। अब हमसे क्या पूछा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछा है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग P मानते हैं। इसका सूत्र लगाइए डायरेक्ट, P = सूत्र होता है मेरा Q × 2L। क्या होता है, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसमें लगाइए आपको आंसर मिलेगा P = Q का मान है मेरा कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इंटू 2L है आवेशों के बीच की दूरी। ध्यान रखें यहाँ पर हम आधा नहीं मान निकालते L का, पूरा लगाते हैं। पूरा 2L का मान लगता है यहाँ पर 2L या फिर 2A का। 2L का मान हमारा कितना है मीटर में 0.53 गुणा 10⁻10। इसको लगाइए 0.53 गुणा 10⁻10। अब देखिए 16 का पारा आपको याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लेना। ये लिखा 1.6 और ये 0.53। हम 16 का पारा पढ़ रहे हैं, 16 का गुणा कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। 16 तिया 48, ये 8 हासिल 4, 16 पंजे 80, 80 और 4 84। हमने 16 का गुणा किया है। दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक इधर हैं और 1 अंक इधर, मतलब 3 अंक पहले आएगा। तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। इसको ऐसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 0.848 गुणा हो गया। अब घात देख लीजिए गुणा, यहाँ 10⁻⁻0 से यहाँ 10⁻⁻10 है। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएगा। 19 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा -29, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻29 हो गया। अब ये परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, दशमलव संख्या में होना तो चाहिए लेकिन 1 अंक के दाईं ओर, यानी ये दशमलव 8 के बाद होना चाहिए, होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, जब भी हम दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो जितने अंक हम राइट की ओर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, उतनी घातें घटा देते हैं, माइनस की कर देते हैं। तो P = इसको लिख सकते हैं 8.848। देखिए दशमलव यहाँ की वजह यहाँ तो आ जाएगा, गुणा 10⁻−29 तो लिखा ही था। हमने क्या किया, 1 अंक उधर गया मैं दाईं ओर, जब 1 अंक उधर जाएंगे तो घट जाएगा। अब देखिए -29 में जब 1 घटाओगे तो वो जोड़ और जाएगा, -31 हो जाएगा। कोई किसको करिए, P = आंसर आ गया आपका 8.848 गुणा 10⁻−29 और -1 कितना हो गया -30। ये आ गया P का मान। अब इसका मात्रक क्या होता है वो देखो, इसका सूत्र देखिए, आवेश P बराबर क्या होता है Q × 2L। आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो इस वजह से इसका मात्रक होता है कूलाम × मीटर। तो देखिए हमने इसको भी कर लिया बड़े आराम से। आपके सामने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये लिखा है 2 आवेश +2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे कहा उन्होंने इस ध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है यदि इस ध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो देखिए मैंने आपको जो थ्योरी में डेरिवेशन कराया था, किसी वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता जो वैद्युत ध्रुव की होती है वो मेरी होती है E = 2kp/r³ और निरक्षीय स्थिति में इसकी आधी होती है, यानी E = kp/r³। ये जो क्वेश्चन है इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। चलिए हम इसको कर रहे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 2 बिंदु आवेश हैं, एक +2.4 माइक्रोकूलम है, दूसरा है -2.4 माइक्रोकूलम और वो दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 2 बिंदु आवेश हैं, एक है हमारा +2.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो को म्यू बनाते हैं हम लोग, ऐसे भी और ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक आवेश हमारा +2.4 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है हमारा -2.4 माइक्रोकूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन आवेशों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो दूरी जो हमें दे रखी है वो है हमारी 2.5 × 10⁻³ मीटर। अब देखिए हमने पढ़ा है वैद्युत ध्रुव के बारे में। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 आवेश परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति में अलग अलग हो। ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। यहाँ देखें
2.4 माइक्रोकूलम, 2.4 माइक्रोकूलम, यानी दोनों का परिमाण बराबर है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों की प्रकृति अलग अलग हुई और दोनों ही आवेश कुछ दूरी पर रखें, तो कहने का मतलब ये हमारा वैद्युत ध्रुव हो गया। और वैद्युत ध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L या फिर 2A मानते हैं। क्या मानते हैं? 2L या फिर 2A, यानी इन दोनों के बीच की दूरी इतनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये जो दूरी है वो हमारी होगी 2L। कितनी होगी? 2L। दूसरी बात, जो हमारा धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश, इस धनात्मक आवेश को हम लोग वैद्युत ध्रुव का आवेश कहते हैं। अगर एक हमारा प्लस का है तो जाहिर सी बात है दूसरा उतना ही होगा लेकिन माइनस का, तो इस वजह से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग वैद्युत ध्रुव का आवेश कहते हैं। तो आवेश को हम लोग क्या मानते हैं? Q, यानी Q का जो मान होगा वो हमारा प्लस वाला होगा। Q की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दो फिर देखो आगे बढ़ रहे हैं, फिर लिखा है कि इस ध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव में दूरियां हम हमेशा उसके मध्य बिंदु से नापते हैं। कहां से नापते हैं? मध्य बिंदु से, ना इधर से ना इधर से, चाहे हम निरक्षीय स्थिति में नापें चाहे हम अच्छी में नापें, दूरी हमेशा उसके मध्य बिंदु से नापी जाएगी। तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से दूरी नापते हैं और उस दूरी को हम लोग मानते हैं R। क्या मानते हैं? R, यानी दूरी उसके हमेशा मध्य बिंदु से मापी जाएगी। उसके मध्य बिंदु से दूरी पर कोई बिंदु है, वो दूरी दे रखी है हमें कितनी? 0.30, यानी R का मान इसमें हमें दे रखा है, यानी R की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 0.30 मीटर। अब देखिए 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब ये होता है वो बिंदु उसकी अक्ष पर नहीं होना चाहिए और दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। इस स्थिति को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अगर हम उसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, वो दूरी हमने R मान ली है, R दूरी पर एक बिंदु यहाँ मान लिया, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया P। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है? तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मानते हैं कैपिटल E, यानी E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से है कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा है इस ध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी इसी ध्रुव को हम 90 डिग्री घुमा दें। देखना, फिर आगे उन्होंने पूछा है जैसे ये ध्रुव रखा हुआ है इस तरह से, इसको 90 घुमा दें, बिंदु वहीं पर है, जब 90 घुमाएंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। तो यानी उस केस में ये जो बिंदु होगा वो उसकी अक्ष पर होगा, यानी अच्छी स्थिति में होगा। तो अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छी वाला सूत्र लगा देंगे। तो फिलहाल हम इसका पहला पार्ट निकाल रहे हैं, जो कहा है उन्होंने कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसको अभी हम घुमाएंगे। तो देखिए ये बिंदु P जो है वो निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति का मतलब दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर है, चाहे आप यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, तो इस बिंदु को हम निरक्षीय बिंदु कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए इधर आप भी डायरेक्ट लगाएंगे वो। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में उसको हम लोग तीव्रता लिख देते हैं। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का जो सूत्र होता है E इक्वल टू, वो मेरा होता है KP/RQ। अब यहाँ पर K क्या है, P क्या है, R क्या है? K है कूलम नियतांक, K हमारा क्या है? कूलम नियतांक, इसका मान होता है 9 × 10⁹। P हमारा क्या है? P है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। P क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र होता है P इक्वल टू Q × 2L। और R क्या? R वो दूरी है, तो दूरी तो हमारी कितनी है? 0.30 मीटर। यहाँ से देखिए P निकाल सकते हैं। ध्रुव आघूर्ण P का सूत्र होता है हमारा P इक्वल टू होता है Q × 2L। P इक्वल टू क्या होता है? Q × 2L। P का सूत्र होता है हमारा ध्रुव आघूर्ण Q × 2L, यानी आवेश और आवेशों के बीच की दूरी जो हम लोग 2L मानते हैं, इसके गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से हम P निकाल सकते हैं। P इक्वल टू निकालेंगे तो Q का मान कितना है? एक देखें यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो हमारी माइक्रो में, किस में? माइक्रो में। तो हम इस माइक्रो को हटाएंगे, माइक्रो हमेशा हटता है। ये हमारे प्रीफिक्स है, यानी शब्दों से पहले आते मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो जब भी किसी के साथ लगा होगा उसको हटा के हम लोग उसकी जगह पर 10⁻⁻⁶ लिखते हैं हमेशा। तो यानी Q का जो मान होगा वो मेरा हो जाएगा 2.4 यानी 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा हमारा कूलम में। तो Q की जो वैल्यू है वो हमारी ये है, कितनी है? 2.4 × 10⁻⁻⁶ × 2L। 2L क्या हमारा? 2L का मान है 2.5 × 10⁻³ तो यानी 2 इसका मान लगाएंगे 2.5 × 10⁻³ देखिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पर। P इक्वल टू, देखिए हमें 25 का पारा याद है, हम 25 का 24 से गुणा कर दे रहे हैं।
दशमलव लगा देंगे, 25 चौक 100, 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, दशमलव आएगा एक अंक, दो अंक यानी 2 अंक बाद यानी इधर आ जाएगा, गुणा 10 की घात, देखिए 6 घात ये माइनस की 3 घात ये जुड़ जाएंगी, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ हो गया मेरा 10 की घात -9। तो यानी P का जो मान आ गया वो मेरा आ गया 6 गुणा 10 की घात -9। इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, चाहे तो हम लिख सकते हैं कूलम इंटू मीटर, कूलम आवेश का होता है दूरी का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। यहाँ हमें P नहीं पूछा है, हमसे E पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसमें लगाएंगे E = K है कूलम नियतांक, और कूलम नियतांक का मान फिक्स है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मेरी होती है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू, देखते रहे ना P है हमारा वैद्युत आघूर्ण, इसको हमने अभी निकाला, ये 6.00 यानी वो 6 लिखा हुआ है, 6 गुणा 10 की घात -9, तो P का मान लगाया 6 गुणा 10 की घात -9 अपॉन r³। अब r का मान कितना है, r वो दूरी होती है ध्रुव से दूरी, उस दूरी को हम लोग r मानते हैं, r का मान है 0.30। अब देखिए ये इसका q है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, इसको मैंने लिखा 0.30 q है, तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं यहाँ पर 0.30 इंटू 0.30 और इंटू 0.30। देखिए इधर गौर करें तो ना r का मान कितना 0.3, उसका q है तो हमने 3 बार लिख दिया। अब देखना गौर से, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, देखना कैलकुलेशन, हमने इस पॉइंट को हटाया, हमने इस पॉइंट को हटाया, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर, 2 2 4 2 6। जब हम हर में दशमलव हटाते हैं तो दशमलव जितने अंक इधर होते हैं उतने ही हम अंश में घातें बढ़ा जोड़ देते हैं, तो 2 अंक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 6 हो गए। तो अगर हमने ये 3 दशमलव हटाए तो एक साथ हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की घात 6। क्या लिख सकते हैं 10 की घात 6। देखिए इसको हटाया 100 होगा, फिर इसको हटाया फिर 100 होगा, फिर इसको हटाया 100 होगा, तो कुल मिला के 10 की घात 6 एक बार में बढ़ा दिया हमने। अब सुने यहाँ पर क्या बचा है, गौर से देखें, कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके हैं। देखो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है 30, ये 30, ये 30, हम इसको 30 नहीं मान रहे, 0 को हम 10 की घात में जोड़ देंगे। देखना तरीका यहाँ पर मेरा करने का, ये 30 गुणा 30 गुणा 30 यही तो है, हम 30 न मान के इसको 3 मान रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 0 जो बचेंगे उसको हम 10 की घात में जोड़ देंगे। तो देखिए तरीका देखें, मेरे करने का स्टाइल देखिए आप, 3 त्रिक 9, 9 से 9 कट गए, ये 0 को हम अभी जोड़ देंगे, 0 छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ 30 नहीं, हम 3 मान के इस 3 मान के हमने इस 6 को काट दिया, कितने बार 2 बार। अंश में केवल कितना बचा हमारा 2 बचा है, अंश में बचा है 2 गुणा, अब केवल 10 की घात रह गई है, अंश में केवल ये 2 बचा है, 3 से हमने 6 काट दिया। अब देखें 1 0 यहाँ बचा है, 1 0 यहाँ बचा है, 1 0 यहाँ बचा है, मतलब 1000 है नीचे, 1000 का मतलब 10 की घात 3 है नीचे, 10 की घात 3 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 10 की घात -3 और -9, -12 हो गए। अब -12 में से 6 घटा दो, सुने यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, मतलब हर में जो घाते हैं, हर में जो घाते। और एक चीज देखिए, अब ये घटाने से पहले यहाँ पे ये कट रहा है, क्या कट रहा है, 10 की घात 9 से 10 की घात -9 कट गया, अंश में कट जाएंगे। आगे देखें, अब इसको देखिए, वो अंश में हमारी है 10 की घात 6 और हर में है 10 की घात 3। देखिए हम इसको एक स्टेप चलो लिख ले रहे हैं, यहाँ लिखा है मेरा 10 की घात 6 और हर में 1 2 3, मतलब 1000 का मतलब 10 की घात 3 है, इसको अब ऊपर ले आइए। जब 10 की घात 3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, हम यहाँ भी कर सकते थे। तो यानी ई का जो मान आ गया वो मेरा आ गया, कितना आ गया, ई का जो मान आ गया वो मेरा आ गया 2 गुणा 10 की घात 3, जब 6 से घटेगा ऊपर जाके तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 3, मतलब वो 2000 हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कि अगर द्विध्रुव से वो बिंदु की दूरी कितनी हो, 0.30 मीटर निरक्षीय स्थिति में हो, तो निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब सुनिए, यहां से स्टार्ट होता है इसका सेकंड पार्ट। लिखा है इस द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, सुनते रहे ना। अब द्विध्रुव ऐसे रखा था, ये प्लस ये माइनस इस तरह से रखा हुआ है, इस स्टिक को द्विध्रुव हमने अब 90 डिग्री घुमाया है। जब 90 डिग्री घुमाएंगे मतलब ये ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा घुमाएंगे तो ये P जो बिंदु है वो इसकी अक्ष पर आएगा,
किस पर आएगा, अक्ष पर। जब अक्ष पर आएगा तो यहाँ पर तीव्रता जब हम निकालेंगे वो अच्छी स्थिति में निकलेगी। किसमें निकलेगी, अच्छी स्थिति में। बड़े ध्यान से देखें, इस तरह से ध्रुव रखा हुआ है, इसको 90 डिग्री घुमा दो। जब 90 घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, बिंदु वही है, जब बिंदु वही है और 90 डिग्री जब हमने ध्रुव को घुमा दिया है तो जो बिंदु P है वो इसकी अक्ष पर आ गया है। तो यानी इस स्थिति में ये बिंदु P अच्छी स्थिति में होगा। और अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है 2kp/r, ये डबल होता है इसका, तो तीव्रता का डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिखना पड़ेगा हमें। दूसरा पार्ट इसका यहाँ से है। दूसरा यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो बिंदु, कौन सा बिंदु, वो P, तो बिंदु P अच्छी स्थिति में होगा। निरक्षी से 90 घुमाएंगे अच्छी में पहुंच जाएगा, अच्छी से 90 घुमाएंगे निरक्षी में पहुंच जाएगा, तो बिंदु P अच्छी स्थिति में होगा। किस में होगा, अच्छी स्थिति में होगा। जब अच्छी स्थिति में होगा तब अच्छी स्थिति में तीव्रता E सूत्र मेरा होता है 2kp/r3। अब हम ये नहीं करेंगे k का मान लगाए, p का मान लगाए, r का मान लगाए, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 2। अब इसको देखिए, इस पूरे का मान हमने निकाल लिया, kp/r3, इसी का तो मान निकाला। kp/r3 का मान कितना निकला हमारा, 2 × 10⁻³ तो यहाँ लगा देंगे 2 × 10⁻³ आप भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इस पूरे का मान हमने निकाल लिया है, kp/r3 का मान निरक्षी स्थिति से हमने निकाल लिया है। kp/r3 की जगह कितना है हमारा 2 × 10⁻³ तो वहाँ लगा दिए, गुणा कर दीजिए, डबल हो जाएगा बस। तो E = 2 दूनी 4, 4 × 10⁻³ और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए दूसरा जवाब भी हमें मिल गया। क्या, यदि इस ध्रुव को 90 डिग्री घुमा दें तो ये जो बिंदु P है अच्छी स्थिति में होगा, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुनी होती है और निरक्षी स्थिति में आधी होती है। निरक्षी में कितनी है, 2 × 10⁻³, इसका 2 गुना कर दो 4 × 10⁻³, तो ये अच्छी में है निरक्षी में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये लिखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर का आघूर्ण का एक वैद्युत ध्रुव रखा है। ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। देखिए आसान है बिल्कुल। क्या लिखा है, 2 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, पहली लाइन में क्या दिया है, 2 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E मानते हैं। क्या मानते हैं, E, और E का मान हमें दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलम। फिर आगे लिखा है 30 अंश के कोण पर, कोण को जनरली हम थीटा मानते हैं, तो थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री। फिर क्या लिखा है, 1 कूलम मीटर का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल p मानते हैं। तो p = हमें दे रखा है कितना, 1 कूलम × मीटर, ये कूलम × मीटर इस तरह से लिख देते सिंबल में। फिर क्या लिखा है, ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। क्या पूछा हमसे, बल युग्म यानी बल युग्म आघूर्ण पूछा है, और बल युग्म आघूर्ण को हम लोग टाउ मानते हैं, यानी टाउ = क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन को हमने सिंबल में रख दिया है, 2 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र को हम लोग E मानते हैं, 2 न्यूटन प्रति कूलम। कोण दिया थीटा हमको 30 दिया है। कूलम × मीटर का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, उसको हम लोग P मानते हैं, P का मान है 1 कूलम × मीटर। क्या पूछा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म लिखा है शॉर्ट में, इसका पूरा नाम है बल युग्म आघूर्ण, और बल युग्म आघूर्ण को हम लोग टाउ मानते हैं, टाउ = क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया, हमारी डेरिवेशन सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ का, टाउ = मेरा होता है PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ = PE sin थीटा, लगा दीजिए निकल आएगा। टाउ = P का मान कितना हमारा 1 लगा दिए, E का मान कितना है 2 × sin थीटा का मान कितना है 30, अब आपको त्रिकोणमिति टेबल से sin 30 का मान याद होना चाहिए। sin 30 का मान होता है 1/2, जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से याद है हमें, तो sin 30 का मान कितना 1/2, सभी को याद ही रहता है, नहीं याद हो तो लिख लेना, इसका मान कितना होता है sin 30 = 1/2, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, टाउ = देखो 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, इंटू sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1, यानी यहाँ से मेरा टाउ = आ गया 1। अब टाउ का मात्रक क्या होता है वो सुने,
टाउ इक्वल टू मेरा होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन को होता है मीटर। तो टाउ इक्वल टू इसका मात्रक बनता है मेरा न्यूटन मीटर। इसका मान कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर। यानी उसका जो आघूर्ण होगा, वॉल्यूम आघूर्ण होगा, वो कितना होगा हमारा, 1 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, एक वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इसको बता रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है एक हमारा वैद्युत ध्रुव है और उसकी अक्ष पर कोई बिंदु आवेश है, उसकी दूरी को अगर डबल कर दें तो बाद में बल कितना हो जाएगा, बात ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु ध्रुव मान लिया हमने, एक हमारा माइनस क्यू आवेश होगा और दूसरा हमारा होगा प्लस क्यू आवेश, और ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ध्रुव में मध्य बिंदु से हमेशा दूरी को मापते हैं, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर उसकी अक्ष में अगर एक बिंदु हमारा ये है P, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इक्वल टू मेरा होता है 2kP/r³। देखिए यहाँ पर जनरली क्या होगा, अच्छी स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है मेरी, 2kP/r³। ये तो जनरल बात है। अब कह रहे हैं इस दूरी को दोगुना कर दिया, कितना कर दिया, दोगुना। जब दोगुना कर देंगे तो उसके बल में क्या परिवर्तन होगा, उसके बल में क्या परिवर्तन होगा, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिलहाल हम जनरल स्थिति में पहली वाली कंडीशन में ये पता कर रहे हैं यहाँ पर बल कितना लगेगा। तो पहले केस में बल निकालने के लिए बल का सूत्र होता है, वैद्युत बल का सूत्र होता है F इक्वल टू Q इंटू ई। तो पहले क्षेत्र में तीव्रता हमने मान ली E1, E1 का मान मेरा ये हो जाएगा, इस केस में E1 का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू ई है अच्छी स्थिति में तीव्रता, और अच्छी स्थिति में तीव्रता इस केस में कितनी होती है, 2kP/r³, सूत्र से हम लोग जानते हैं। तो ये है मेरा 2kP/r³। ये तो जनरल बात है, जब ध्रुव की सामान्य स्थिति में जब दूरी r है तो r दूरी पर बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो ये होगी, और यहाँ पर बल जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब क्या कहा उन्होंने, जो बिंदु आवेश की जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया है, कहने का मतलब जो r है, r इसी दूरी को दोगुना कर दिया है। तो दूसरे केस में क्या किया है, जो r2 है यानी जो दूरी है उसको डबल कर दिया, यानी वो 2r हो गई होगी। जब 2r हो गई होगी तो इस केस में तीव्रता यानी जो बल सूत्र होगा बल का F इक्वल टू मेरा हो जाएगा Q इंटू ई2। क्या हो जाएगा, Q इंटू ई2। ई2 है तीव्रता, ठीक है। और यहाँ भी ये बिंदु अच्छी स्थिति में होगा, केवल दूरी दोगुनी की है। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र लगाइए F2 इक्वल टू Q। अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र यही होता है 2kP/r³। तो 2kP तो सेम रहेगा अपॉन r³। r का मान यहाँ पर r नहीं है, कितना है, 2r। तो r जो दूरी है उसको डबल किया है, तो 2r का क्या हो गया हमारा, q। सुनिए सूत्र वही लगाया 2kP/r³। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मेरा आ जाएगा q इंटू 2kP, तो अंश में लिखा अपॉन 2 का q होगा 8 हो जाएगा, r का r³ हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 8r³। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F2 इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया, इस तरह से लिख लिया 1/8, यानी 1/8 को आगे कर दिया, और एक ब्रैकेट में मेरा लिखा है Q 2kP/r³। देखिए जो ये लिखा वही लिखा 1/8 Q 2kP/r³, 1/8 Q 2kP/r³। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए F2 इक्वल टू, ये तो लिखा 1/8, ये क्या बन गया, Q 2kP/r³, ये क्या बन गया, Q 2kP/r³, ये क्या बन गया, F1 बन गया। क्या बन गया, F1, यानी ये क्या हो गया मेरा इंटू F1, यानी ये रिलेशन आ गया। यानी दूसरी कंडीशन में जब हम उस बिंदु की दूरी को दोगुना कर दें तो जो बल होगा, प्रारंभिक बल, वो कितना गुना हो जाएगा, 1/8, यानी पहले बल का 1/8वां भाग उसका रह जाएगा। देखिए हमने बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। क्या, अगर वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दोगुना कर दें तो जो बाद वाला बल होगा, बाद वाला बल वो पहले वाले F1, यानी पहले वाले F1 का कितना होगा मेरा 1/8, 1/8 रह जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे गॉस की प्रमेय पर आधारित है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक 17.7 पिको कूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करेंगे। लिखा एक घन है, तो सबसे पहले देखिए हम डायग्राम में घन बनाएंगे। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, क्यूब जैसा होता है, पासे जैसा आपने देखा होगा घन, इस तरह से। तो इसमें कोई आवेश है और वो उसके केंद्र पर रखा है, आवेश को हम लोग क्या मानते हैं, क्यू। अब इस घन की भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है
और इसके केंद्र पर यहाँ पर आवेश रखा है, उस आवेश का मान दिया है 17.7 पिको कूलम। अब कह रहे हैं घन के केंद्र पर रखा है, घन की प्रत्येक सतह से, प्रत्येक सतह का मतलब है अब घन में 6 सतह होती हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 4 तो आमने सामने, 1 2 3 4 5 और 6, घन में 6 सतह होती हैं। तो प्रत्येक सतह या फलक एक ही बात होती है, प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या दिया है, जो आवेश घन के केंद्र पर रखा है वो हमारा कितना 17.7 पिको कूलम। तो आवेश को हम लोग Q मानते हैं और Q का मान दिया है 17.7 पिको कूलम। पिको के लिए P बनाते हैं, कूलम के लिए C बनाते हैं। अब समस्या यहाँ पर जो पिको है, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सभी हमारे प्रीफिक्स होते हैं, तो हमें पिको को हटाना पड़ेगा। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। पिको किसी के भी साथ लगाओ, ये हमारा प्रीफिक्स है, पिको की जगह पे आता है 10⁻12। तो यानी इस केस में Q का मान, Q इक्वल टू मेरा हो जाएगा 17.7, पिको की जगह यहाँ पे आ जाएगा 10⁻12 कूलम। इसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर। तो ये वैल्यू हमें ऐसे ही दे रखी है। आगे क्या लिखा है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखिए हमने पढ़ी है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये कहती है अगर कोई आवेश किसी आकृति में बद्ध है तो उस आवेश से कितना फ्लक्स निकलेगा, उस फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नहीं हमसे क्या पूछा, वैध फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स को हम लोग मानते हैं फाई ई। क्या मानते हैं, फाई ई। तो इसमें ये पूछा है घन की प्रत्येक सतह से, तो प्रत्येक का मतलब हर एक से कितना निकलेगा, मतलब एक फ्लक्स सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पूछा है। तो उस फ्लक्स को हमने फाई डैश मान लिया। क्या मान लिया, फाई डैश। फाई डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी है, डेरिवेशन भी किया इसका। गॉस की प्रमेय ये कहती है अगर कोई आवेश किसी आकृति में बद्ध है तो उस आवेश से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसी को कैलकुलेट करती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय हमें कुल फ्लक्स, जो फॉर्मूला होता है, कुल फ्लक्स जो निकलेगा वो अंदर रखे आवेश का कितना होता है हमारा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युशीलता है और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। अब ये तो कुल फ्लक्स हो गया, यानी इस घन से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा वो इससे निकलेगा। गॉस की प्रमेय कुल फ्लक्स को बताती है। अब समस्या क्या है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैध फ्लक्स की गणना कीजिए। अब प्रत्येक सतह मतलब एक सतह से कितना निकलेगा, तो घन में सतह होती हैं 6। अगर हमें ये पता करना है कि एक सतह से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी किसी एक सतह से, या इधर या ऊपर से या साइड से या नीचे से या बाएं या दाएं से, किसी एक सतह से कितना निकलेगा, तो अगर हम कुल फ्लक्स में 6 से भाग दे दें, 6 से क्यों दे रहे हैं, घन में 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं। अगर हमें एक सतह एक फलक से, एक सतह से ये पता करना है कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम 6 से भाग दे देंगे। 6 से क्यों तो हमें मिल जाएगा टोटल में, अगर 6 से भाग दे दें तो एक सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा वो मिल जाए। तो ये तो कुल फ्लक्स हो गया। अब हमसे क्या पूछा, प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स। जब प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग दे देंगे प्रत्येक सतह से। देखिए अगर कुल फ्लक्स पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हम इसमें लगा देते हैं। अब ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है एक सतह से कितना निकलेगा, तो एक सतह से निकलने के लिए हम टोटल में 6 से भाग दे देंगे। 6 से क्यों कर रहे हैं, घन में टोटल 6 सतह 6 फलक होती हैं, अगर एक से दे देंगे, 6 से दे देंगे तो एक का निकल आएगा। घन की प्रत्येक सतह से, यानी प्रत्येक सतह से निकलने वाला, प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स, शॉर्ट में इसको हम फ्लक्स कह देते हैं, पूरा नाम है वैध फ्लक्स। तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे, तो उसको हमने देखो नाम दिया था पहले ही फाई डैश ई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल फ्लक्स है इसमें 6 से भाग दे देंगे, क्यू अपॉन इसमें भाग दे देंगे 6 से, 6 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 इसके साथ आ जाएगा। मान लगाइए क्यू का मान हमारा कितना है 17.7, क्यू का मान है 17.7 गुणा 10⁻12 और बट्टे 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12, ये इसका मान होता है। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10⁻12 से 10⁻12 कट जाएगा। देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक है, तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। क्या करें, एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए नीचे 850 से ऊपर 1770। अब 850 दूनी 1770 होते हैं, आप गुणा कर लेना। देखिए 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 16 17 है, यानी 850 दूनी 16 17 होते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखें इधर, 850 से ये 17 17 कितने बार कट जाएंगे, 2 बार। ऊपर 2 बचा, नीचे 6 बचा, 2/6 का मतलब 1/3। तो यानी कितना बचा हमारा 1/3।
ऊपर 2 है, नीचे से 2 से काट, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1/3 का मतलब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो आंसर हमारा आ गया 0.33। अब फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? फ्लक्स का मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया कितना? 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से ये पता कर लिया कि उस घन की प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हमारा क्वेश्चन ये बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, 2.2 माइक्रो कूलम का आवेश 0.2 मीटर की भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन इसी जैसा है, इसमें टोटल पूछा है तो टोटल निकालेंगे। देखिए इसमें Q का मान दिया, हमें क्या दिया? आवेश दिया है। आवेश का मान दिया 2.2 माइक्रो कूलम। आवेश का मान दिया 2.2 माइक्रो कूलम। माइक्रो के लिए हम लोग म्यू बनाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 2.2 गुणा 10⁻⁶ कूलम। फिर आगे लिखा है 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखा है, यानी वहाँ 10 था या 0.2 है, तो भुजा की लंबाई से हम फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या पूछा? घन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। क्या बताना हमें? कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो कुल के लिए गॉस की प्रमेय क्या होती है? कुल वैद्युत फ्लक्स ही बताती है। फाई इक्वल टू मेरा होता है Q/ε0। Q का मान ये है, Q का मान कितना है? 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ε0। ε0 का मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। सुने तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को तो हटा सकते हैं। यहाँ 0.2 अंक क्या है? 1 है, तो हमें ऊपर क्या बढ़ाना पड़ेगा? 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए गौर से देखें, ऊपर है मेरा 220 और नीचे है मेरा 885 गुणा, देखिए 10⁻⁻12 जब अंश में जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब 12 में से 6 माइनस के घटाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, यानी यहाँ बचेगा मेरा 10⁻6। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेंगे? 220 में 885 से भाग देंगे। एक तो तरीका ये आप ऐसे करें, अंश हमेशा बड़ा रखें। अगर आपके पास घातें प्लस की हैं तो एक 0 से दे दें, तो 220 के बजाय ये 2220 बना लें। कैसे? फाई इक्वल टू, देखिए हमारे पास यहाँ 10⁻6 मतलब 0 एक्स्ट्रा में, तो हम एक 0 से दे देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 220 तो लिखा था, हमने एक 0 जब इसे दे दिया तो ये मेरा हो गया 2220 और बट्टे नीचे कितना चल रहा है हमारा? 885 गुणा। अब देखिए 10⁻6 था, एक 0 हमने इधर दे दिया, तो यहाँ बचेगा ओनली मेरा 10⁻5। अब 885 से 2200 में भाग आसानी से चला जाएगा, अंश बड़ा हो गया। 885 से देंगे तो ये मेरा जाएगा 2.26 बार, तकरीबन जाएगा 2.26। 8 दूनी 16, 3 बार नहीं जाए, हाँ 2.26। यानी इसका मान कितना आ गया हमारा? फ्लक्स का जो मान आ गया कुल वैद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल टू आ गया मेरा 2.26 गुणा 10 की घात कितनी है हमारी? 5। 10⁻5 मात्रक वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया? उस घन से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ये लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर इक्वल टू माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स पूछा है और यहाँ पर वेक्टर मिक्स कर दिया है, तो कोई बात नहीं। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से हम लोग उसका सूत्र जानते हैं, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और बड़ी आसानी से इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या दिया है लिखते हैं। यहाँ पर हमें E वेक्टर का मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक दे रखा है। तो यानी हमें दे रखा है E वेक्टर इक्वल टू, E वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप, और इसका मात्रक दिया है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फिर आगे लिखा पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर, यानी A वेक्टर का मान दिया है A वेक्टर इक्वल टू, इसका मान दिया हमें माइनस 4k कैप, ये वैल्यू दे रखी है। क्या पूछा है? वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग मानते हैं फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मानते हैं फाई E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर से सॉल्व करेंगे
यहाँ पर देखें, यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, कहने का मतलब यहाँ i कैप भी है, j कैप भी है, k कैप भी है। i कैप हमारा बताता है x अक्ष को, j कैप बताता है y अक्ष को, k कैप बताता है z अक्ष को। यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस मेरा केवल k कैप है, तो k कैप है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके गुणांक में इसको हम लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप। चाहे तो आप डायरेक्ट के कैप का के कैप से गुणा करके एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका ये है। देखिए इसमें के कैप दिया है, यानी इसमें क्या नहीं है, आई कैप और जे कैप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके गुणांक को 0 मान के प्लस में लिख सकते हैं। वो इस तरह से, देखिए यहाँ पर आई और जे का गुणांक नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 0i कैप प्लस 0j कैप, आई जे प्रकट हो गया यहाँ पर, और के किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -4k कैप। ठीक है, देखिए यहाँ पर के कैप था, आई जे नहीं था, तो हमने उसको 0i कैप प्लस 0j कैप लिख दिया। 0 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये इस जैसा बना लिया। ऐसा बनाने से क्या होगा, आप ध्यान रखें, ये आई कैप यानी किसी यूनिट वेक्टर का गुणा उसी यूनिट वेक्टर के साथ होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसी के साथ होता है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये अदिश गुणन की प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि इकाई सदिश का उसी इकाई सदिश के साथ अगर डॉट गुणन यानी अदिश गुणन निकालते हो तो उसका मान 1 होता है और दूसरे के साथ 0 होता है। तो चलिए फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में एक होता है फाई ई इक्वल टू मेरा होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई वेक्टर का मान ये है, ए वेक्टर का मान ये है, तो देखिए इसको लिख लें पहले। ई वेक्टर का मान कितना है हमारा, ई वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट ये डॉट तो डॉट, k कैप का मान कितना है, ए वेक्टर का मान कितना है, इसका मान है हमारा 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। अब देखें इधर, हमें चाहिए फ्लक्स फाई ई इक्वल टू चाहिए, गौर करें, ध्यान रखें आई का गुणा आई से ही होगा, जैसे नहीं होगा, जे का गुणा जे से होगा और के का गुणा के से होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं, प्लस, अब 2i कैप का गुणा 0i कैप से करना है, यहाँ प्लस तो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस। अब 2 इसका गुणांक है, इसका गुणांक है 0, ध्यान रखें गुणांक का गुणांक से होता है, 2 का गुणा 0 से होगा तो 2 का गुणा 0 से करेंगे, जब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, गुणा आई कैप डॉट आई कैप, ये 1 हो गया। देखें अब जे कैप का गुणा जे कैप वाले से होगा, यहाँ 3j कैप है प्लस 0j कैप है, पहले गुणांक का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस मेरा 0 आएगा, जे कैप गुणा जे कैप इंटू ये 1 हो जाएगा। अब देखें, अब -4k कैप गुणा -4k कैप से होगा, तो माइनस माइनस पहले चिन्ह, ये प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चक 16 हो जाएगा, के कैप का गुणा के कैप से होगा 1 हो जाएगा। ध्यान रखें किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ अदिश गुणन का मान 1 होता है, आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया। देखें यहाँ पर 0 को जब 1 से गुणा होगा, 0 का गुणा जब 1 से होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 का ये 0, यानी इतना पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरा, ओनली 16 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो फ्लक्स है वो आ गया 16, केवल ये बचा 16। अब फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, कितना आया हमारा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लिखा है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। हमारा जनरल सा क्वेश्चन है, मैं कहूँ इस कमरे में 10 लड़के आ रहे हैं और 3 इंच से जा रहे हैं, तो कितने लड़के बचेंगे, तो हम घटाएंगे यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, एक्चुअली में फ्लक्स है क्या, फ्लक्स की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो वैद्युत बल रेखाएं किसी आयतन किसी क्षेत्रफल के अंदर प्रवेश करती हैं उनको हम लेते हैं माइनस, और जो फ्लक्स रेखाएं किसी क्षेत्रफल या आयतन से बाहर निकलेंगी उनको हम लेते हैं प्लस में। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर इस पर ध्यान दें, जैसे हमारा ये कोई निश्चित आयतन है, इसमें क्या हो रहा है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो हमने मान लिया 4500 रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं, 4500 इसमें एंटर कर रही हैं। फिर आगे क्या लिखा है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। यहाँ से बाहर कितनी निकल रही हैं, 2500। अब पूछा क्या है, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, मतलब इसमें आवेश कितना रखा वो बताइए, सवाल ये है, बता देंगे। सुने यहाँ पर,
ध्यान रहे जो फ्लक्स रेखाएं किसी क्षेत्रफल या आयतन के अंदर जाती हैं उन्हें हम लेते हैं माइनस में, यानी ये निगेटिव होंगी, और जो फ्लक्स रेखाएं बाहर निकलती है वो मेरी होती है पॉजिटिव में। अब देखिए ये माइनस की हैं वो प्लस की हैं, टोटल बताना है तो हम इनको जोड़ देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुल कितनी फ्लक्स रेखाएं हैं, और जो फ्लक्स रेखाएं होंगी वही होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए आवेश अंदर रखा हुआ है, जब आवेश अंदर रखता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग गॉस की प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हमें फ्लक्स निकाल लें, हल इसका यहाँ से है। देखिए जब इसका फ्लक्स निकालेंगे तो हमें ये पता करना है इतनी रेखाएं अंदर जा रही इतनी बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में अंदर कितनी है, तो जो अंदर फ्लक्स रेखाएं बचेंगी वही होगा मेरा वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें वैद्युत फ्लक्स चाहिए फाई ई चाहिए, तो जो फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं उनको हमने ले लिया माइनस का, वो हमें दे रखी है कितनी 4500 अंदर जा रही है प्लस, और बाहर कितनी निकल रही है 2500। देखिए फ्लक्स है क्या एक्चुअली में, किसी निश्चित क्षेत्रफल में कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं उससे, तो उन्हीं संख्याओं को उनकी संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए माइनस का है और ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो यानी यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स आएगा फाई ई इक्वल टू वो मेरा आएगा माइनस का, ये घटाएंगे तो 2000 बचेगा। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ इस निश्चित आयतन में जो फ्लक्स होगा, इस आकृति का जो फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो हमारा कितना होगा -2000। अब हमें क्या पूछा है, कितना आवेश ये रखा हुआ है, इसके अंदर आवेश कितना रखा है, तो अगर अंदर आवेश रखा है और हमें फ्लक्स पता करना तो हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। गॉस की प्रमेय मेरी होती है फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर रखा आवेश और बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स, ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो निकालें यहाँ से क्यू का मान चाहिए तो इसको इधर भेज दो, अगर हमें यहाँ से क्यू का मान चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट फाई ई के साथ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट, मान लगाइए फाई ई जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है इसका मान हमारा कितना है -2000, और गुणा एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये कांस्टेंट है और इसका मान हम कूलाम के नियम से जानते हैं, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। देखिए अब हम इसको कर रहे हैं, देखें यहाँ पर हम 2 का गुणा कर रहे हैं संख्या से, घातों को अभी हम घटा देंगे, इक्वल टू देखें यहाँ पर चिन्ह तो माइनस का रहेगा, वो माइनस लगा दिया। देखो मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ 885 से, देखो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के साथ, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17। अब दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी ये बचा मेरा -17.70, यानी हमने 2 का गुणा किया, 2000 का नहीं किया, केवल 2 का गुणा किया इससे। अब इन घातों का क्या करेंगे, ये 10⁻3 है प्लस का, देखिए 2000 पे 10⁻3 प्लस की है और 12 माइनस की है, तो 3 घट जाएंगे 12 में से, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻9, कितना बचेगा 10⁻⁻9। देखिए हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया 8.85 से, तो ये आ गया -17.70। अब हमारे पास जो 3 घातें बची हैं 10 प्लस की, उनमें उसको हमने 10⁻12 के साथ जोड़ दिया, अब ये प्लस का ये -12 का तो घट गया, तो कितना बचा 12 में से 3 गए -9 बचे। अब चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन रूल है दशमलव 1 अंक इधर होना चाहिए, जब भी दशमलव को हम इधर आएंगे, जब भी हम दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो हम जितने अंक इधर आते हैं उसमें उतना ही जोड़ देते हैं। जब हम इस दशमलव को 7 से पहले यानी यहाँ लगाएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो उसमें 1 जोड़ देंगे, -9 में 1 जोड़ोगे तो घट जाएगा, तो यानी जो हमारा आवेश है, आवेश Q इक्वल टू माइनस कितना आएगा 1 ये दशमलव में 7 से पहले लिख रहा हूँ 1.77, इस 0 को छोड़ सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, गुणा 10 की घात। अब देखिए हम 1 अंक इधर आए तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा -8 और इसका मात्रक होगा कूलाम। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से ये पता कर लिया कि उस निश्चित आयतन के अंदर कितना आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है -1.77 गुणा 10⁻⁸ कूलाम। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये लिखा है अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10⁻4 का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, उसमें हमने डेरिवेशन किया था अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 2K λ/r, उसी पर बेस्ड है। लैम्डा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व और लैम्डा इक्वल टू मेरा होता है Q/L। तो चलिए इसको हम कर रहे हैं अनंत लंबाई की आवेश रेखा, तो हो सकता है कोई आवेश इस तरह का हो, अनंत लंबाई का हो, यानी डॉट डॉट इस तरह से 2 मीटर की दूरी पर, इस आवेश रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, दूरी को हम लोग r मानते हैं, r का मान दिया है 2 मीटर,
2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई मानते हैं, यानी इस 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दे रखी है, कितनी दे रखी है 4.5 गुणा 10⁴, ये दे रखी है 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इसमें क्या पूछा है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग मानते हैं लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमने ये डेरिवेशन पढ़ा हुआ है, अनंत लंबाई का आवेशित तार हो गया, इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ दे रखी है, इसका सूत्र होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो उसी को हम लगाएंगे, E इज इक्वल टू इसका सूत्र होता है 2k लैम्डा अपॉन r। यहाँ E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, K है कूलम नियतांक, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9×10⁹ लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, यही हमें निकालना है, r है वो दूरी, कितनी दूरी पर वो दी है तीव्रता, तो यानी लैम्डा का मान चाहिए तो r को इधर भेज दो, 2k पक्षांतर में आ जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर लैम्डा का मान चाहिए तो ई आर के साथ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई आर और ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 2k। हमने क्या किया, ऐसे लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए तो लैम्डा को रोक लिया है, आर को ई के साथ भेज दिया, ये गुणा में तो भाग में आ गया। मान लगाइए, चलिए लगा रहे, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया 4.5 गुणा 10⁴, ये दे रखा है, तो इसका मान लगाया हमने 4.5 गुणा 10⁴ इंटू आर, आर वो दूरी है, आर का मान कितना है 2 मीटर, यानी 2 लगा दिया, अपॉन 2 इंटू के है कूलम नियतांक और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹। देखिए अब इसको कर रहे हैं, बहुत आसान है, 2 से 2 कट गया, सुने हमने इस पॉइंट को हटाया, ऊपर अंश में घात बढ़ा सकते हैं 10⁻⁻1 डायरेक्ट। देखिए आप ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 लाएंगे, फिर 10 को ऊपर ले जाएंगे, बेहतर ये होता है ये दशमलव के बाद एक अंक है तो उतनी घात 10⁻1 बढ़ जाएगा ऊपर। अब देखें क्या है, ये 45 है, ये 9 है, तो 9 से 45 कट जाएगा कितने बार 5 बार, 9 पंजे 45, तो लैम्डा इज इक्वल टू मेरा ऊपर बचा है 5 गुणा, अब घाते देख लीजिए, 9 पंजे 45, संख्या केवल 5 है, केवल घाते हैं, ये 10⁹ जब ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 4 पहले प्लस का, देखिए -9 जब ऊपर जाएगा तो -1 से जुड़ जाएगा, -9 और -1 -10 हो जाएगा, -10 में से 4 घटाओगे -6 बचेगा। आप बड़े इत्मीनान से आसानी से घटा सकते हैं, 10⁹ को जब हम अंश में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -10⁹ और 10⁻⁻1 -10 हो गया, अब -10 की घात 10⁻⁻10 माइनस की है और 10⁴ प्लस की है, तो -10 में से 4 घटाओगे, यानी यहाँ बचेगा मेरा 10⁻⁻6। अब लैम्डा है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। क्या होता है कूलम प्रति मीटर, चाहे तो आप इतना आंसर रख सकते हैं। और हमें एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, 10⁻6 माइक्रो होता है, 10⁻6 क्या होता है 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, 10⁻6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं, तो इसका मान लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू, संख्या है मेरी 5। अब देखिए 10⁻6 इसको 10⁻6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं, तो माइक्रो के लिए हम यहाँ पर बना सकते हैं म्यू और कूलम पर मीटर। तो इसका आंसर हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लैम्डा जो है रेखीय आवेश घनत्व 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर होगा इस केस में। तो ये और ये दोनों तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लिखा है, किसी चालक की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा मानते हैं, उसका मान दिया है 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर है, तो प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी पर बेस्ड है ये। चलिए इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व दिया, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा मानते हैं और सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है +1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, माइक्रो के लिए म्यू बना सकते हैं, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है सिग्मा इक्वल टू मेरा होता है Q अपॉन ए, Q का मात्रक होता है कूलम, ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मान दे रखा है 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या मानते हैं, ई मानते हैं, यानी E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर समस्या क्या है, ये माइक्रो है तो माइक्रो को हमें हटाना पड़ेगा, तो एक ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, गुणा माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो किसी के भी साथ लगा, ये प्रीफिक्स है, तो माइक्रो की जगह मेरा आ गया 10⁻⁻6, मात्रक इसका यही होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब सही है, यहाँ पर माइक्रो ये खटक रहा था, इस माइक्रो को हमें हटाना पड़ेगा, तो हमने हटा दिया। अब तीव्रता प्लेटों के बीच या प्लेटों के पास, प्लेटों के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है हमारा
पृष्ठ आवेश घनत्व एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद है 8.85 गुणा 10⁻12 लगाएंगे। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है मेरी 1 गुणा 10⁻6 और अपॉन इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए ऊपर तो मेरा हो गया 100, नीचे 885, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 100/885 गुणा घाते देखिए -12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 12 में से 6 घटेगा तो प्लस का 6 बचे, यानी यहाँ बचेगा 10⁻6। अब एक तरीका तो ये है 100 में 885 से भाग दें, और स्मार्ट तरीका अगर आपको बताएं अंश बड़ा कर ले, अब बड़ा ऐसे हो जाएगा 10⁻6 हमारे पास प्लस की, हम एक जीरो से देकर इससे 100 को 1000 बना दे रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E = अब 100 को हमने क्या किया 10⁻6 से एक जीरो दे दिया, तो यानी यहाँ हो गया मेरा 1000 और बट्टे हर में तो वही चल रहा है कितना 885 गुणा, जब एक घात इसे दे दी तो यहाँ रह गई होगी मेरी 10⁻5 = देखिए इधर 885 से 1000 में भाग आसानी से दे सकते हैं, जब भाग देंगे तो ये 1.13 के अप्रोक्स जाएगा, 1.13 गुणा 10⁻5। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम, और या फिर इसकी जगह हम लगा सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या लगा सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से उस प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी है, 1.13 गुणा 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब हम चलते अपने क्वेश्चन 19 की ओर। ये लिखा है धातु के खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है तथा गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन में नहीं, 3 कंडीशन में ज्ञात करना है। पहले केस में बोला है गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, दूसरे केस में बोला है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरे केस में निकालना है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए इसको बताएंगे। सबसे पहले क्या कहा है कि धातु का खोखला गोला है, तो हमने मान लिया ये हमारा कोई धातु का खोखला गोला है और ये होता है व्यास, ये इसका केंद्र है। तो व्यास हमें कितना दिया 60 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा 60 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं इस गोले को पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया। हम जानते हैं जब भी हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे इस गोले को आवेश देंगे 500 किसका 500 माइक्रोकूलम का, तो जैसे ही 500 माइक्रोकूलम का आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। अब क्या पूछा है, पहले केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बार बतानी है। पहले केस में गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, तो दूरी को हम लोग r मानते हैं। अब ये केंद्र O है, इससे 1 मीटर जो दूरी होगी, अब आप ये बताइए इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो कहने का मतलब वो 100 सेंटीमीटर जो 1 मीटर होगा वो बिंदु गोले के बाहर होगा, उस बिंदु को हमने मान लिया P, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है वो दूरी हमारी कितनी है 1 मीटर। अब इस P बिंदु पर पहले पार्ट में हमें बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र को हम लोग E मानते हैं। तो चलिए बताएंगे। देखिए इस केस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है वो मेरी होती है KQ/r²। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। E = होती है KQ/r²। K है कूलम नियतांक, Q वो आवेश है जो हम दे रहे हैं, R है वो दूरी जहाँ पर हम निकाल रहे हैं। अब Q का मान कितना है 500 माइक्रोकूलम, तो Q की वैल्यू देखिए हमारी कितनी दे रखी है, यहाँ देखो हम लिख रहे हैं Q का मान है 500 माइक्रोकूलम। कितना है 500 माइक्रोकूलम, हमें माइक्रो को हटाना पड़ेगा, माइक्रो प्रीफिक्स है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलम। हम Q का मान ये लगाएंगे कितना 500 गुणा 10⁻6। तो चलिए लगाइए, K कूलम नियतांक है, इसका मान होता है फिक्स है वो तो 9 गुणा 10⁹ इंटू Q का मान कितना हमारा, Q का मान है 500 गुणा 10⁻6 अपॉन r²। r का मान इस केस में 1 मीटर, तो हमने r का मान लगाया 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग 1 भी हो जाएगा। अब सुनिए कट रहा है, कट कुछ नहीं रहा है, देखिए यहाँ पर 9 का गुणा 5 से कर दें। E = देखिए हम 500 का गुणा 9 से नहीं कर रहे हैं, हम 5 का कर रहे हैं केवल 9 से, तो 9 पंजे 45, और जो डबल जीरो है उसको हम घात में जोड़ देंगे, जो डबल जीरो है उसको हम घात में जोड़ देंगे। अब देखिए घात में कैसे जोड़ेंगे, 10⁹9 ये और 2 घातें ये, 9 तो कितने हुए 11, 11 प्लस के और 6 माइनस के, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, ये यहाँ बचेगा मेरा 10⁵5, वो भी किसका प्लस का।
चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन हम दशमलव लगाते हैं संख्या में, दशमलव कहीं नहीं होगा तो लास्ट में होगा, यहाँ होगा। जब इस दशमलव को हम एक अंक इधर लाएंगे, रूल ये है आंसर में दशमलव होना चाहिए। दशमलव लास्ट में नहीं है तो लास्ट में मानते हैं। इस दशमलव जब इधर आएंगे यानी एक अंक इधर आएंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4.5 गुणा 10 की घात 6, यानी एक अंक आप इधर आएंगे तो एक अंक इधर आएंगे बाईं ओर, तो एक घात जुड़ जाएगी तो 10 की घात 6 हो जाएगा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए उस गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, उस गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाली, कितनी आई है मेरी, 4.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा, ये इसका पहला पार्ट था, ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर मतलब यहीं पर, इस जगह पर। अब आप ये देखिए, इसको यहाँ समझें, ये गोला है, ये पूरा व्यास है इसका 60 सेंटीमीटर, तो व्यास 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केंद्र है ओ, तो इसकी त्रिज्या इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब इसको जो आवेश दिया है 500 माइक्रोकूलम का, वो आवेश इसकी सतह पर फैल गया है इस जगह पर, इस तरह से। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि गोले के पृष्ठ पर यहाँ बताइए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है E=KQ/r², यानी जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी दूरी बन जाएगी। यानी यहाँ r का मान हम कितना लगाएंगे, 30 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस केस में क्या होता है, ये गोले पर जो आवेश है वो इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वो आवेश उसके केंद्र पर रखा हो, यानी Q आवेश यहाँ रखा होता तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=KQ/r²। इसका डेरिवेशन हमने किया है, आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यानी ये जो आवेश इसकी सतह पर फैला है, ये इस गोले के केस में ऐसे बिहेव करता है जैसे ये आवेश इस गोले के केंद्र पृष्ठ पर न होकर उसके केंद्र पर रखा हो। ये आवेश यहाँ होता तो r दूरी पर, इसी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, r दूरी पर किसी बिंदु आवेश का तीव्रता होती है KQ/r²। तो फिलहाल यहाँ पर यही सूत्र लगेगा, r का मान उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तो देखें यहाँ पर r का मान इस केस में उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ये है हमारी 30 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 की घात -2 से गुणा कर दो, ये कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में। अब तीव्रता पूछिए तो तीव्रता का सूत्र क्या होता है हमारा, KQ/r²। तो E=K कूलम, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q का मान वही है 500 माइक्रोकूलम, तो Q का मान तो वही है, कितना है, 500 गुणा 10 की घात -6 बटे r²। r का मान देखिए, ये r का मान है हमारा 30 गुणा 10 की घात -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम इसको कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर 30 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर है, देखिए तो हमने 2 बार लिख दिया, इसको लिख दिया 30 गुणा 10 की घात -2। देखिए r का मान था हमारा 30 गुणा 10 की घात -2, वहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। देखिए इसको करेंगे 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए। अब देखें 3 3 9 से ये 9 कट गए, हर में तो हमारा कुछ बचा नहीं है, हर में कुछ बचा नहीं है, अंश में बचा है केवल, अंश में बचा है केवल मेरा कितना, 5, और घातें बची हैं। सुनिए 3 3 9, 9 से 9 कट गए, 1 0 2 0 से 2 0 कट गए, हर में कुछ बचा नहीं, अंश में बचा 5, वो ये लिखा। अब घातें देखिए 10 की घात -2 और -2 -4 हो गई, -4 जब ऊपर जाएगी तो 9 से जुड़ जाएगी, 9 4 13 हो गए। अब 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे प्लस के। एक बार फिर देखिए 10 की घात -2 और 10 की घात -2, यानी हर में 10 की घात -4 है, -4 को जब अंश में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएंगे, 9 4 13 है, 13 घातें प्लस की, 6 घातें माइनस की, 13 में से 6 जाएंगे तो 10 की घात बचेगा 7, वो भी प्लस का, इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन का जवाब बता दिया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब गोला है जो मेरा ये, अब उस गोले की त्रिज्या है हमारी 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब ये इसका केंद्र है। आप ये बताइए 10 सेंटीमीटर बिंदु होगा वो गोले के अंदर ही होगा, और जब गोले को आवेश हमने दिया है, जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। तो कहने का मतलब अंदर आवेश है नहीं, यानी अंदर आवेश नहीं है, तो इसका मतलब उस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। इसका हमें काट देना पड़ता है, चूंकि अंदर आवेश नहीं है, यानी अंदर आवेश नहीं है,
जब अंदर आवेश ही नहीं है तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए E इक्वल टू हमारा इसमें कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। यानी जो आवेश है वो केवल और केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैला हुआ है। उस गोले के अंदर जो 10 सेंटीमीटर का बिंदु वो गोले के अंदर आ रहा है। जब गोले के अंदर आ रहा है तो किसी गोले के अंदर, किसी खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है इस केस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे और मैं आपको आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमारे चैनल पर आएँ, हमारे लेक्चर्स देखें और हाँ, आज की क्लास कैसी रही इसको ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।